राजनीतिक हालात में हम देखते हैं कि लोग दलितों के घर जाके खाना खाते हैं, उनके साथ बैठने का दावा करते हैं, उनके साथ पानी पीने का दावा करते हैं। तो जो आपकी स्टडी है, जो आपका रिसर्च है, वो इस घटना को कैसे देखता है, किस नज़रिए से देखता है? या अपर कास्ट अपने आप में जो समाज है वो जाति को दलित क्वेश्चन की तरह मानता है। जब आप जाति की बात करते हो तो वो आरक्षण की बात करता है, और जब वो आरक्षण की बात करता है और तब वो जाति की बात करता है। और जो पॉपुलर मीडिया है वो जाति की तब बात करता है जब एट्रोसिटी होता है। द कास्ट इज नॉट अबाउट अनटिसेबिलिटी एंड देयरफॉर द कास्ट इज नॉट अबाउट दलित। कास्ट इज अबाउट अपर कास्ट, बिकॉज जो जिसको जाति से फायदा होता है और जिस सिस्टम से फायदा होता है वो उस सिस्टम को जिंदा रखना चाहता है। यूपी में योगी सरकार बन गई तो एक बड़ा तबका जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है वो ये बोल रही थी कि दलित बिक गए, गेहूं के उसमें बिक गए, चावल के उसमें बिक गए, दारू की बोतल में बिक गए। तो हाउ डू यू सी दिस नैरेटिव, द होल ब्लेम द विक्टिम नैरेटिव? तो ब्राह्मण तभी वोट या किसी को सपोर्ट करता है, इवन बाकी अपर कास्ट भी, वो तब उनको लगता है कि अभी बीजेपी पावर में नहीं आने वाली है तो समाजवादी पार्टी आनी है, बीएसपी आने वाली है तो हम बीएसपी को वोट देंगे, क्योंकि अभी अगर एंटागोनाइज करेंगे तो हमको नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाती है। लेकिन दलित्स इन दैट वे आर मोर आइडलिस्ट एंड मोर ट्रू टू देयर ओन विजन। दे से नो मैटर, इस देश में दलित नहीं बिकता गेहूं आटे के लिए, इस देश में मलाई खाने के लिए देश का अपर कास्ट बिकता है। और वो हमने यूपी में भी देखा, वो आज आप बिहार में भी देख सकते हो, वो आज महाराष्ट्र में भी देख सकते हो। दे नेवर कम एंड स्टैंड अगेंस्ट एनी रूलिंग पार्टी। क्या आपने रिसर्च में आपने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव का भी अध्ययन किया है? क्योंकि बसपा 10% वोट शेयर उनका चला गया। क्या फाइंडिंग्स हुई आपकी, क्यों बसपा का वोट शेयर खिसक गया? वो शिफ्ट आप देखते हैं तो जहाँ पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है बीजेपी के खिलाफ, वहाँ पे दलितों ने वोट किया हुआ है। जय भीम, स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक की इस खास बातचीत सीरीज़ में। और आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर एक अच्छी शख्सियत से बात करने वाले हैं। आप पीछे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू देख रहे होंगे। हम इस वक्त दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में हैं और बहुत खूबसूरत स्टैचू है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का, और उनके सामने ही हम ये बातचीत करने वाले हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद भारत में जो लीडरशिप है, यानी जो नेता बने हैं लोग जिन्होंने अगुवाई की है राजनीति की, सामाजिक मसलों की, उसमें कैसे दलित बहुजन पर्सपेक्टिव काम करता है और क्या दलित बहुजनों की हिस्सेदारी है। पोस्ट अंबेडकर दलित लीडरशिप पर काम किया है जेएनयू के स्कॉलर राहुल सोनपिंपले ने, जिन्होंने बहुत शानदार अभी काम किया और अपनी पीएचडी जमा कर चुके हैं। तो मैं इनको ऑफिशियली अभी डॉक्टर राहुल बुला सकता हूं क्योंकि 1-2 महीने में इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी। और राहुल एक एक्टिविस्ट भी हैं, स्कॉलर भी हैं। बापसा नाम का जो संगठन है जेएनयू में, दलित बहुजन जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक संगठन है, उसमें भी काम कर चुके हैं और जेएनयू में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और काफ़ी टफ फाइट इन्होंने दी थी और सामाजिक मसलों पर, जाति से जुड़े हुए मसले पर लगातार मुखर रहते हैं। तो बहुत स्वागत है राहुल आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। आपको सबसे पहले तो बधाई की पीएचडी जमा कर दी है तो डॉक्टर बनने वाले हैं, बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पीएचडी का जो टॉपिक है आपका कि पोस्ट अंबेडकर दलित लीडरशिप पे आपने काम किया है, ये क्यों ज़रूरी था? ये बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और क्या फाइंडिंग्स हैं आपके? सबसे पहले ये जब मैं, क्योंकि मेरा एमफिल का टॉपिक भी यही था, तो जब मैं खास करके एकेडमिकली जब लीडरशिप को स्टडी कर रहा था एज अ कॉन्सेप्ट, तो मैं देख रहा था कि लीडरशिप हमेशा से एक तो 2 पर्सपेक्टिव से समझी गई है। एक जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, एक ग्रेट मैन थ्योरी या फिर एक ट्रेट थ्योरी, कि जिस व्यक्ति में कुछ ट्रेट होते हैं और वो ट्रेट बाकी लोगों में नहीं होते हैं, ये ट्रेट कुछ खास लोगों में होते हैं, इसलिए वो लीडर बनते हैं। तो इस थ्योरी से बहुत जो वाइट सुपरमेसिस्ट लीडर है, इस थ्योरी के पक्ष में बात करते थे। भारत में मैंने ये देखा कि भारत में जो एक लीडरशिप जिसको माना गया है और जो लीडरशिप के कैरेक्टर को समझा गया, एक अपर कास्ट लेन से समझा गया हमेशा से कि लीडर ऐसा होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए। तो जब खास करके जब मैंने देखना शुरू किया कि जब बाबा साहब और गांधी के बीच में, अक्सर लोग बाबा साहब और गांधी के बीच में बात करते हैं, तो मैंने देखा कि बाबा साहब की लीडरशिप एक अनकन्वेंशनल करिश्मा है जो हो सकता है कि बहुत जल्दी एक मास को अपील ना करे। और गांधी की जो लीडरशिप है, ये कहना है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आधे कपड़े पहनता हूँ और मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ। तो इस तरह की लीडरशिप जो एक मॉरल अपील करती है, बाबा साहब की लीडरशिप उस मॉरल अपील को एंटोगनाइज करती है, उस मॉरल अपील को क्रिटिसाइज करती है।
जैसे सेवा जैसे कॉन्सेप्ट है। तो मैंने देखा कि बाबा साहब के जो इवन द आइडिया ऑफ लीडर कि लीडर कैसा होना चाहिए और लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, मैंने देखा कि बाबा साहब की जो जब वो कास्ट की बात करते हैं तो वो अपने लीडरशिप को एक एंटी कास्ट पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट भी करते हैं। चाहे वो उनका बात करने का तरीका हो, चाहे वो उनका आर्गूमेंट देने का तरीका हो, चाहे उनका पब्लिक अपीयरेंस हो, ये बहुत ही कॉन्शियस एक अपीयरेंस है। और गांधी का भी बहुत कॉन्शियस अपीयरेंस है। एक जगह पे जहाँ पे बाबा साहब है, जो ऐसे समाज से आते हैं जिनके पास रोजी रोटी के सवाल रोज के हैं, और गांधी एक ऐसे समाज से आते हैं जो पुश्तानी जिनके पास जायदाद रही हुई है। लेकिन जब गांधी अपील करता है मॉरली, तो गरीब होने का क्लेम करता है, जिसको बाबा साहब एक आर्टिफिशियल क्लेम भी कहते हैं। लेकिन बाबा साहब का जो क्लेम है उसके अपोजिट है। वो ये कहते कि सदियों की गरीबी दूर करना है, तो आपको अपने अंदर की जो गरीबी पहले दूर हटानी पड़ेगी, और उस तरीके से एक पब्लिक जो आपका अपीयरेंस है, एक पर्टिकुलर पब्लिक अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए। अभी के टाइम पे भी आप देखते हैं कि जब आप जैसे आप बहन जी देखते हैं बीएसपी के जो अध्यक्ष है, और जब आप देखते हैं कि जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल, तो केजरीवाल ट्रेडिशनली एक रिच फैमिली से आते हैं और बहन जी ट्रेडिशनली एक गरीब फैमिली से आती है। लेकिन जब बहन जी का जो पब्लिक अपीयरेंस है वो ये है, लोगों को कहना कि जो हमारी हालत थी पुरानी उसको दूर हटाना है, बदलना है। और केजरीवाल खांसता है, मफलर लेता है, जानबूझ के गरीब होने का एक हवाई चप्पल पहनता हवाई चप्पल पहनता है। तो मैंने देखा कि ये गांधी मॉरलिटी है। तो पोस्ट आम्बेडकर जो इंडियन लीडरशिप है वो एक गांधी मॉरलिटी से चलती है, और उसी साथ साथ जो दलित लीडरशिप है वो एंटी गांधीयन और प्रो आम्बेडकर मॉरलिटी को लेके चलती है। खास करके आसान शब्दों में समझूं तो क्या दलित लीडरशिप जो है वो खासकर जैसे आप बहन जी का आप उदाहरण दे रहे हैं कि वो बहुत सशक्त दिखते हैं, एम्पावर्ड दिखते हैं, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से भी जुड़ता है ये लीडरशिप की हमको वैसे फटेयाल नहीं नज़र आना है, हमको गरीब नहीं नज़र आना है, हमको ताकतवर नज़र आना है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप लीडर हो तो एक लीडर जो है वो समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो यदि ये लीडर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने दर्द को, अपने सुख को भी अपने पर्सनल लाइफ का हिस्सा रखता है, लेकिन पब्लिक लाइफ में जब वो आता है तो वो समाज का दर्पण बनता है। तो आप जब ऐसे समाज से आते हो जिसमें सदियों से गरीबी झेली है, वो समाज के सामने यदि आप खाली रोओगे तो उस समाज को इन्फिनिटी के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि कास्ट इज़ नॉट सिंपली मटेरियल, कास्ट इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल, सो दिस इज़ एवरीडे स्ट्रगल। तो इसीलिए हमारी जो लीडरशिप है वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सामने आती है, उतना ज़्यादा उनके जो फॉलोअर्स है या हमारे समाज के लोग हैं साइकोलॉजिकली उतने स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। क्योंकि जाति, जैसे बाबा साहब कहते हैं, जाति केवल आपको एक चेन से नहीं बांधी है, जाति आपको दिमाग से भी बांध के रखती है। तो इसीलिए जो दिमागी तौर पे जाति को तोड़ना और ख़ास करके उस इन्फिनिटी को तोड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए अम्बेडकराइट लीडरशिप या दलित लीडरशिप हमेशा से मैंने देखा है वो छोटी लेवल पे छोटी और बड़ी दोनों लीडरशिप है, वो हमेशा से पब्लिक जब अपीयरेंस अपना करती है तो वो स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि उनको पता है जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके पास ना मटेरियली वो वेल ऑफ है ना, और उनके कल्चर को भी बहुत लंबे समय तक दबाया गया है। तो राहुल, जैसे एक अक्सर भारत की जो राजनीतिक है, चुनावी राजनीति है, बेसिकली राजनीतिक हालात में हम देखते हैं कि लोग दलितों के घर जाके खाना खाते हैं, उनके साथ बैठने का दावा करते हैं, उनके साथ पानी पीने का दावा करते हैं। तो जो आपकी स्टडी है, जो आपका रिसर्च है, वो इस घटना को कैसे देखता है, किस नज़रिए से देखता है कि आप क्या साबित करना चाहते हैं कि दलितों के साथ हम खाना खा रहे हैं जाति के संदर्भ में, और भारत की राजनीतिक जो चुनावी राजनीति है उसके संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये देखिए, भारत की चुनावी राजनीति भारत के सामाजिक डिस्कोर्स को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो मैं दो चीज़ें देखता हूँ, और उसमें मुझे जो अपर कास्ट लीडरशिप है या अपर कास्ट जो पॉलिटिक्स है या अपर कास्ट अपने आप में जो समाज है, वो जाति को दलित क्वेश्चन की तरह मानता है। जब आप जाति की बात करते हो तो वो आरक्षण की बात करता है, और जब वो आरक्षण की बात करता है और तब वो जाति की बात करता है, और जो पॉपुलर मीडिया है वो जाति की तब बात करता है जब एट्रोसिटी होता है। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो मेन स्ट्रीम इंटेलिजेंसिया है जो अपर कास्ट के हाथ में ही है, मीडिया भी आपका अपर कास्ट के हाथ में है और यहाँ का इंटेलेक्चुअल क्लास भी अपर कास्ट है, तो वो दोनों भी इस तरह का डिस्कोर्स उन्होंने बनाया है कि जाति का मतलब होता है रिजर्वेशन, जाति का मतलब होता है छुआछूत। बाबा साहब हमेशा ये बात कहते थे कि द कास्ट इज़ नॉट अबाउट अनटचेबिलिटी एंड देयरफॉर द कास्ट इज़ नॉट अबाउट दलित, कास्ट इज़ अबाउट अपर कास्ट। बिकॉज जिसको जाति से फ़ायदा होता है और जिस सिस्टम से फ़ायदा होता है वो उस सिस्टम को जिंदा रखना चाहता है।
और लेकिन उसमें मैं ये भी देखता हूँ कि जो पॉपुलर एकेडमिक्स में दलित स्कॉलर्स भी है, या जो दलित जो खास करके ऑटोबायोग्राफीज वगैरह लिखते हैं, वो जब ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो वो जाति के सवाल को अपने पर्सनल और दलित छुआछूत तक ही सीमित रखते हैं. बट यू सी, if you read Ambedkar very carefully, he uses some words which are very important. For instance, he used the word colonization. जब जाति की बात करते हैं तो कोलोनाइजेशन की बात करते हैं. वो कहते हैं जाति एक तरह का कोलोनाइजेशन है जो मटेरियली और सांस्कृतिक तरीके से भी आपको गुलाम बनाता है. और इसीलिए जब वो एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि द बर्डन ऑफ एनिलेशन ऑफ कास्ट इज़ नॉट जस्ट द बर्डन ऑफ दलित्स. और कांशीराम साहब का एक स्पीच बहुत ही मेरे ख्याल से मलेशिया में उनका स्पीच है, तो वो बार बार कहते हैं कि जाति निर्मूलन ये केवल दलितों का ठेका नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो उससे पीड़ित है ना. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि, और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं जाति का उन्मूलन नहीं, लेकिन जाति का इस्तेमाल करके अपने लोगों को सत्ता में लाऊंगा, एक बहुजन क्लास बना के लाऊंगा. और आपको जाति से दिक्कत है तो ख़त्म कर दो, खुद ही ख़त्म करो. लेकिन उनको जाति से दिक्कत नहीं है, क्योंकि जाति से उनको फ़ायदा होता है. कांशीराम साहब ने उसको रिवर्स किया. लेकिन अगर आप बाबा साहब की बात भी करेंगे, जब बाबा साहब एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं तो ही इज़ ट्रीटिंग कास्ट एज अ क्वेश्चन ऑफ अपर कास्ट. ही इज सेइंग हाउ अपर कास्ट कंस्ट्रक्टेड द इंटायर नोशन ऑफ कास्ट. वो हुवेर द शूद्रास में इसकी बात करते हैं. और वो खास करके हुवेर द अनटचेबल्स, जब वो अनटचेबल पहले कौन थे इसकी जब बात करते हैं तो वो बताते हैं कि जाति का निर्मूलन ब्राह्मणों ने किया, और वो इसीलिए किया क्योंकि इस देश के जो लोअर कास्ट है, खास करके दलित, जो वो पहले के बुद्धिस्ट थे, और जो वो बुद्धिस्ट थे तो उनका जो सांस्कृतिक वर्चस्व होता है वो ब्राह्मणिज्म के ऊपर हावी होता था. उसको ख़त्म करने के लिए, बुद्धिज़्म को ख़त्म करने के लिए जाति का निर्माण एक तरीके से किया गया. बाबा साहब कहते हैं उसमें, बराबर है, एक आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया उसमें. मेरा कहने का मतलब ये है कि जाति, हमारे स्कॉलर ने भी, जो दलित बहुजन समाज के स्कॉलर है, साथ ही साथ अपर कास्ट स्कॉलर्स और पॉपुलर मीडिया, इस डिस्कोर्स ने जाति को केवल और केवल एक दलित का क्वेश्चन बना के रखा है. और क्योंकि ये दलित का क्वेश्चन है तो ये कमोडिटी की तरह काम करता है. तो अभी जब तो अपर कास्ट हमेशा उस तरीके से सोचता है कमोडिटी की तरफ से, तो वो दलित को कमोडिटी समझता है. वो सोचता है कि दलित के घर में मैं खाना खाऊंगा तो मुझे वोट मिलेगा, दलितों के घर में मैं जाके 2 दिन रहूँगा तो मुझे खाना मिलेगा, मुझे वोट मिलेगा. मैं दलितों को अपने बगल में खड़ा रखूँगा तो मुझे लोग सोचेंगे कि मैं बहुत प्रो दलित हूँ, दलित हितैषी हूँ. लेकिन कास्ट, द क्वेश्चन ऑफ कास्ट, एज आई सेड, इज नॉट अबाउट दलित. द क्वेश्चन ऑफ कास्ट इज़ अ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल क्वेश्चन, कि इस देश में जिनके हाथ में सत्ता है, इस देश में जिनके हाथ में आर्थिक सत्ता है और सांस्कृतिक सत्ता है, वो इस देश के अपर कास्ट है ना. तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप कास्ट को अपर कास्ट की तरफ देखते हैं तो आपको देखता है कि इस देश के ब्राह्मणों के पास, जो देश के 2% और 3% के बीच में है, उनके पास इस देश के अराउंड 50% ऑफ वेल्थ दे ओन. 50% के आसपास की जो वेल्थ है भारत देश की, वो ब्राह्मणों के पास है और बाकी अपर कास्ट के पास में. तो ये जब हम देखते हैं तो ये देखता है कि कास्ट इज़ नॉट अबाउट दलित, नादर कास्ट इज अबाउट अनटचेबिलिटी, इज अबाउट अपर कास्ट. लेकिन ये अपर कास्ट का डिस्कोर्स है, वो जाति को इस तरीके से प्रेजेंट करता है. जाति का डिस्कोर्स अगर हम समझें आपके नज़रिए से तो सही बात है कि वो सिर्फ दलितों का मुद्दा नहीं है, वो तो विक्टिम है. यू कैन नॉट ब्लेम द विक्टिम्स. जिसने बनाया है, जो फ़ायदा उठा रहा है, वो उसका निर्मूलन करे, उसमें एनिलेशन ऑफ कास्ट में वो लोग काम करें. बट हम अगर पॉलिटिकल फिगर की बात करें, जैसे आप क्योंकि आप पोस्ट अम्बेडकर दलित लीडरशिप पे काम कर रहे हैं, तो जो दलितों में से उभरने वाली लीडरशिप है, जैसे बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर खुद हैं, मान्यवर कांशीराम साहिब है, दलित पैंथर्स के लोग आए, प्रकाश अम्बेडकर जी हुए, कांशीराम साहिब हुए, तमाम जो लीडर्स हैं हमारे, उनको जो किताबें लिखने वाले लोग हैं, जो डिस्कोर्स स्थापित करने वाले लोग हैं, जो पब्लिक ओपिनियन बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने उन लीडर्स को भी तो दलितों का नेता स्थापित किया है. तो सिर्फ कास्ट नहीं, लीडरशिप भी, इट इज़ बीइंग लिमिटेड एंड कैटेगराइज्ड थ्रू द दलित बहुजन पर्सपेक्टिव. इस पे क्या है आपकी फाइंडिंग्स? मैंने जब पढ़ना शुरू किया दलित लीडरशिप के बारे में, तो बाबा साहब के जाने के बाद में जो मूवमेंट हुई, उस मूवमेंट को एक बड़े जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर है उसमें नज़रअंदाज कर दिया गया. और ये कहा गया है कि बाबा साहब के जाने के बाद मूवमेंट डायरेक्शन लेस हो चुकी है, मूवमेंट में कोई लीडर नहीं बचा है. लेकिन यदि आप देखते हैं, जब बाबा साहब जाने के बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन डिसॉल्व होता है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनती है, भारत का सबसे बड़ा लैंड स्ट्रगल अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, दादा साहब गायकवाड़ और राजा भाऊ खोबरागड़े के अंदर, लीडरशिप के अंदर, और केवल दलितों के लिए नहीं किया था. उस लैंड स्ट्रगल में, लैंडलेस स्ट्रगल में आदिवासी, दलित और लोअर ओबीसी थे, जो अभी तक संख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा लैंड राइट स्ट्रगल है.
लेकिन इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। तो वो केवल दलित लीडरशिप नहीं है, वहाँ पे तो दलित, आदिवासी और एक आर्थिक सवाल के लिए एक मोबिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि बाबा साहब के जाने के बाद पॉलिटिकली दलित लीडरशिप फ्रैक्चर्ड हुई है, बराबर है। लेकिन दलित लीडरशिप अनलाइक अपर कास्ट लीडरशिप हमेशा से लीडर के हिसाब से नहीं चलती है, वो फॉलोअर के हिसाब से भी चलती है। जैसे आप देखिए, जब आरपीआई टूटी, लीडर्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट में जब आगे बढ़ने लगे, तो पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स पैदा हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, गाने बने, किताबें लिखी गई, और उस क्रिटिसिज्म के वजह से दलित पैंथर जैसी एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है। दलित पैंथर 2-3 साल तक काम करता है, और जब वो ढलान पे होता है, उसका क्रिटिक ये आता है कि हमको एक वेल ऑर्गेनाइज संगठन चाहिए, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स भी हो, जिसमें प्रोफेशनल काइंड ऑफ एक्टिविस्ट हो। तो बामसेफ जैसा संगठन का निर्माण हुआ, बामसेफ संगठन का, और वो एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह उसका निर्माण हुआ। बामसेफ से बीएसपी बनती है, और बीएसपी बनने के बाद में हम देखते हैं कि एक ऐसे स्टेट में जहाँ पर जाति बातों में है, जाति जहाँ पर गानों में है, उस स्टेट में एक दलित समाज से आने वाली महिला उस स्टेट की सीएम बनती है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस समाज की, जिसके पास खाने के लिए, रोटी के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दलित लीडरशिप का एक ग्लोरी है, जो कि एक बड़े लिटरेचर इसमें। तो मैं जब लीडरशिप को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लीडर एंड फॉलोअर, दलित कम्युनिटी में फॉलोअर एंड कम्युनिटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अपने लीडरशिप को शेप करने में। अनलाइक अपर कास्ट लीडरशिप हमेशा से अपनी कम्युनिटी को शेप करता है, लेकिन दलित लीडरशिप में उसके फॉलोअर्स एंड कम्युनिटी उसके लीडरशिप को शेप करती है। तो ये मैंने ये देखा। एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि दलित लीडरशिप अभी भी आपको एक फ्रैक्चर्ड लेवल पे दिखेंगी, लेकिन बाबा साहब के बाद में जो लोकल लेवल लीडरशिप बनी है, जिसको अपने थीसिस में मैं एवरीडे लीडरशिप कहता हूँ, तो जो एवरीडे लीडरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनी है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में आप देखिए, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा लीडर या हम कोई पावर में नहीं है, पॉलिटिकल पावर में, लेकिन भीमा कोरेगांव के वक्त में वहाँ पे एक दिन में पूरा स्टेट हम आज भी बंद कर सकते हैं, अगर हमारे आइकॉन की उंगली को भी धक्का लगा, हमारे समाज के ऊपर एक एट्रोसिटी भी हुई, तो हम पूरे स्टेट को बंद कर सकते हैं। ये कोई एक लीडर की वजह से नहीं, क्योंकि हमारी मूवमेंट जो है एवरीडे लाइफ में है। हमारा जो एवरीडे लीडरशिप है वो जमीन पे जो है बहुत स्ट्रांग है। लीडरशिप इज नॉट अबाउट द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ओनली, वो सोशल एम्पावरमेंट भी है क्या? लीडरशिप बेसिकली, एज आई से, द लीडरशिप एज अ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बेसिकली डायरेक्ट द कम्युनिटी फॉर इट्स बेनिफिट। और वो लीडरशिप आप हर जगह देख, आप घर में भी देख सकते हो, आप बाहर भी देख सकते हो। लेकिन जब समाज की बात आती है, तो मैं ये देखता हूँ कि भारत में दलित लीडरशिप है वो हमेशा सामाजिक मूवमेंट से इन्फ्लुएंस रही है। तो जो लीडर्स, जैसे मैंने देखा ऐसे कोई लीडर थे जिन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे उस लीडर को एक ज़मीन पे बैठा हुआ आदमी जिसको मूवमेंट समझती वो भी गाली दे पा रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि ये लीडर मेरे पॉकेट में कितने पैसे डालेगा, वो ये बोल रहा है कि तुमने बाबा साहब से गद्दारी की है। मीन्स आई डोंट थिंक यू विल फाइंड एनी सच कम्युनिटी वेयर इतना कॉन्शियसनेस है कि जहाँ पर लीडरशिप को इस मापदंड से मापा जाता है। तो मुझे लगता है कि समाज के अंदर इंडियन दलित पॉलिटिक्स हैज़ ऑलवेज बीन डीपली रूटेड इनटू द सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल लीडरशिप। राहुल, एक और ज़रूरी सवाल है कि लीडरशिप के बाद एम्पावरमेंट आप बोल रहे हैं कि सामाजिक स्तर पर डे टू डे लाइफ में एवरीडे लीडर आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि दलितों में हुआ है, लेकिन एक डिस्कोर्स बड़ा चलाया जाता है मीडिया की तरफ से, साहित्य की दुनिया में, जो ओपिनियन मेकर है उनकी दुनिया में, सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ज़रिए, कि दलित जो हैं वो अभी इस्तेमाल किए जाते हैं दंगों में, फुट सोल्जर बन गए हैं, वो 5 किलो चावल पे, गेहूं पे वोट दे देते हैं अपना, बिक जाते हैं। तो काफ़ी सारा ब्लेम भी दलित पॉलिटिक्स में दलितों के ऊपर डाला जाता है कि जैसे अब यूपी में योगी सरकार बन गई, तो एक बड़ा तबका जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है वो ये बोल रही थी कि दलित बिक गए, गेहूं के उसमें बिक गए, चावल के उसमें बिक गए, दारू की बोतल में बिक गए। तो हाउ डू यू से दिस नैरेटिव, द होल ब्लेम द विक्टिम नैरेटिव? नो, दिस इज वेल क्रिएटेड डिस्कोर्स। फॉर इंस्टेंट, जब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बनते हैं, तो मीडिया ये नहीं कहते कि इस देश में आज एक ब्राह्मण राष्ट्रपति बने, लेकिन जब कोविंद राष्ट्रपति बनते हैं तो उनको बोला जाता है एक दलित राष्ट्रपति बने। तो ये डिस्कोर्स रूलिंग पार्टी से भी चलाया जाता है, और जो मीडिया है और जो इंटेलेक्चुअल है उनसे भी चलाया जाता है। मुझे लगता है कि अगर कोई सच में इलेक्ट्रल एनालिसिस करता है, तो आप देखेंगे कि दलितों ने हमेशा, इवन उत्तर प्रदेश के अंदर और चाहे महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए,
अगर आप इलेक्ट्रली वाइज देखेंगे, दलित एज ए कम्युनिटी हमेशा से अपने पार्टी की तरफ उन्होंने वोट दिया है, और उन्होंने उस स्थिति में वोट दिया है जब उनके पास ढंग से खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन आप ब्राह्मणों का अगर वोट शेयरिंग देखोगे या फिर वोट शिफ्टिंग देखोगे, तो ब्राह्मण ने हमेशा उस पार्टी को वोट किया है जिस पार्टी में उनके शेयर या उनको लगा कि ये पार्टी जीतेगी। उन्होंने कभी उस वक्त उस पार्टी को वोट नहीं दिया जो पार्टी जीत नहीं सकती है। तो ये क्लियर कैलकुलेशन है। तो ब्राह्मण तभी वोट या किसी को सपोर्ट करता है, इवन बाकी अपर कास्ट भी, वो तब उनको लगता है कि अभी बीजेपी पावर में नहीं आने वाली है, तो समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी आने वाली है, तो हम बीएसपी को वोट देंगे, क्योंकि अभी अगर एंटागोनाइज करेंगे तो हमको नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाती है। लेकिन दलित्स इन दैट वे आर मोर आइडलिस्ट एंड मोर ट्रू टू देयर ओन विजन। दे से नो मैटर if this is our party, whether they are going to come to power or they will not come to the power, we will stick to our ideology। ये कम्युनिटी पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है। तो आपने रिसर्च में आपने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव का भी अध्ययन किया है, क्योंकि बसपा 10% वोट शेयर उनका चला गया। क्या फाइंडिंग्स हुई आपकी, क्यों बसपा का वोट शेयर खिसक गया? मैं बहुत इलेक्ट्रल लेवल पे तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बड़े तौर पे मैं बसपा को जब देख रहा था तो ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स आज के तारीख में इट्स अ बिग कॉरपोरेट गेम। और मेरा ये कहना है कि मोस्ट ऑफ दी दलित बहुजन पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके पास कॉरपोरेट पावर नहीं है, दे आर गोइंग टू सफ़र इन फ्यूचर ऑल्सो। तो कांग्रेस, बीजेपी और बाकी जो अन्य अपर कास्ट पार्टीज है, दे हैव अ कॉरपोरेट लॉबी। तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स अभी केवल वोट ट्रांसफ़र की पॉलिटिक्स नहीं बची है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स अभी ट्रूथ क्रिएशन पॉलिटिक्स है, जिसमें आप एक मशीनरी से एक तरह का सच क्रिएट करते हो, है ना। तो एक लॉबी होता है, मीडिया उसके लिए रात दिन काम करता है, रिसोर्सेज होते हैं, तो वो हमारे पास नहीं है। तो बीएसपी जैसी जो पार्टी है जो ट्रेडिशनली समाज के रिसोर्सेज पे चलती है, जो इज देयर एनी पॉलिटिकली शिफ्ट फ्रॉम दिस वोटर्स बिहेवियर? कोई आपको शिफ्ट नज़र आता है कि देखिए कॉरपोरेट अपना काम कर रहा है, पॉलिटिकल लॉबी अपना काम कर रही हैं, पीआर एजेंसीज काम कर रही हैं, बट आप जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि दलित बहुजन जो हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं अपने नेताओं के प्रति, अपनी लीडरशिप के प्रति, तो वो शिफ्ट क्यों है, वो पॉलिटिकल बिहेवियर क्यों बदल रहा है अभी? नहीं, वो आप एकदम से उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि वो बिहेवियर बदल गया, बट यस, इन लास्ट इलेक्शन वी सॉ सम शिफ्ट, इफ नॉट ऑल द दलित्स जो ट्रेडिशनल बीएसपी का वोट बैंक है, बट एक हमने एक शिफ्ट देखा, बट दैट शिफ्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। वो शिफ्ट आप देखते हैं तो जहाँ पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है बीजेपी के खिलाफ, वहाँ पे दलितों ने वोट किया हुआ है। तो अगर जो बीएसपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, मैं दलितों का नहीं कह रहा हूँ, जो बीएसपी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, अगर उसकी आप देखोगे तो वहाँ जहाँ पे बीएसपी बहुत कमज़ोर है, वो वोट बैंक समाजवादी पार्टी को गया है, जस्ट टू स्टॉप द बीजेपी। तो ये जो ब्लेम है कि दलित बिक जाता है, दलित गेहूँ के लिए, आटे के लिए बिक जाता है, इस देश में दलित नहीं बिकता गेहूँ आटे के लिए, इस देश में मलाई खाने के लिए देश का अपर कास्ट बिकता है। और वो हमने यूपी में भी देखा, वो आज आप बिहार में भी देख सकते हो, वो आज महाराष्ट्र में भी देख सकते हो। दे नेवर कम एंड स्टैंड अगेंस्ट एनी रूलिंग पार्टी। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ताकि दर्शकों को समझ बनाने में आसानी हो कि ये जो ब्लेम डाल दिया जाता है ना कि आप बिक गए हैं, आप चावल की बोरी में उसमें बिक गए, हमारे लोग तो आपको हराने में, फासिस्ट ताकतों को हराने के लिए अपना चतुराई का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ही से सीखा है। आखिरी सवाल ले रहा हूँ राहुल, बहुत ज़रूरी सवाल है। 2024 के इलेक्शन में दलित वोटर्स के बिहेवियर को और लीडरशिप को कैसे देख रहे हैं, किस तरह की आपको उम्मीदें हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में? मुझे ये आशा थोड़ी सी लगती है कि पूरे भारत भर में जो एक मिसिंग डिस्कोर्स जो है, मिसिंग डिस्कोर्स ये है, जैसे अभी हाल ही में कर्नाटक का इलेक्शन हो रहा है, कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन दलितों के वोट को टेक फॉर ग्रांटेड की तरह लिया जाता है कि वहाँ पे ओकलिंगा की बात हो रही है, वहाँ पे लिंगायत की बात हो रही है। मैं कर्नाटक में 1 हफ्ता रह के आया हूँ, वहाँ का जो प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल भी वो फासिज्म की बात तो करता है, लेकिन वो लिंगायत की भी बात कर रहा है, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट के वहाँ की बात नहीं कर रहा है। तो ये जो टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है शेड्यूल कास्ट के वोट को लेने का, ये बीएसपी जैसे पार्टी का नेशनल लेवल पे कमज़ोर होना, इसका एक मेरे ख्याल से एक प्रतिबिंब है। तो मुझे होप ये है कि आने वाले समय में जो शेड्यूल कास्ट लीडरशिप है, चाहे वो कांग्रेस में हो, बीएसपी में हो, इवन बीजेपी में हो फॉर दैट मैटर, मुझे लगता है कि अगर उनको अगर लीडरशिप सच में देनी है समाज को, तो दे नीड टू बी वेरी वोकल अबाउट शेड्यूल कास्ट एज अ कम्युनिटी एंड इवन एज अ वोट बैंक। तो मुझे थोड़ी सी यह आशा नज़र में आती है
क्योंकि एक बड़े तौर पे अभी हम देखते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो बिहार में और एक बड़ा यूपीए का गठबंधन लेके सबको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा महागठबंधन बने जिसमें सारे अम्बेडकराइट पार्टियाँ, दलित बहुजन पॉलिटिकल पार्टियाँ और सबको उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उनका हक है, वो मिलते हुए एक बहुत बड़ा गठबंधन बने। ये मुझे होप है। और ये जो फासिस्ट ताकत है इस देश में, जो रूलिंग पार्टी बीजेपी, जो केवल फासिस्ट ही नहीं है, वो क्रोनिक कैपिटलिज्म के साथ खड़ी हुई है, जहाँ पे लोगों के रोजगार को छीन रही है। इस तरह के पार्टी का मेरे ख्याल से अंत होगा। मुझे लगता है अगर अपोजिशन एक बड़ा कंसेंसस बनाता है, और इस कंसेंसस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो दलित जो रिप्रेजेंटेशन है उसको एक प्रमुख स्थान मिला जाए। केवल दलित रिप्रेजेंटेशन टोकनिज्म के नाम पे दलित लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टी को खाली उस तरीके से इनवाइट नहीं किया जाए, लेकिन एक प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी और प्रमुख एक लीडरशिप उनके हाथ में दिया जाए। ये उम्मीद है राहुल की, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित बहुजन भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे, और ना सिर्फ वो वोटर बनेंगे बल्कि लीडर भी बनेंगे। उनके नेताओं की भी अहमियत होगी, और भारत का भविष्य निर्धारण करने में, वर्तमान तय करने में दलित बहुजन भी अपना योगदान देंगे, उनकी लीडरशिप काम करेगी, उसकी भी अहमियत होगी। राहुल ने जो बातें बताई हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? आप कमेंट के ज़रिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीट।